वेलकम है। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हुआ था सेट 4 का, ठीक है। तो कट गया था यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेट 4 का हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं, ओके। क्लास 12 के लिए तो इसमें हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज 7 नंबर एक हमारा रह गया है और सेट बी और सेट सी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बट अच्छा है। आपको बोलता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड। जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाएगा तो एलसीआर सर्किट के इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको आंसर को रटना है तो पहले रट लीजिए, फिर हम समझा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि समझने में थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन आंसर तो चूँकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट आप लिखिएगा। ये जो इम्पीडेंस है, ठीक है, इम्पीडेंस जो जेड होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज़ करेगा, विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए, तो कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे में कि हम लोग ये जानते हैं ना कि जो जेड है, ठीक है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में, जिसमें कि आप देखते हैं कि एक जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो एक्स एल है वो होता है ओमेगा एल, ठीक है, और जो एक्स सी है वो होता है 1 ओमेगा सी होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए बोल क्या रहा है कि फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो मेरा ओमेगा है वो मेरा डबल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डबल, अगर ये डबल हो जाएगा तो डेफिनेटली जो एक्स एल है वो क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो एक्स सी है हम लोगों का, एक्स सी, वो क्या हो जाएगा, तो अगर ये डबल कीजिएगा तो वो हाफ हो जाएगा, कह सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स सी मेरा हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक्स एल तो डबल हो जाएगा लेकिन एक्स ई हाफ हो जाएगा। तो जेड का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स एल को हटा के आप लिख देंगे 2XL और एक्स सी को हटा करके आप लिख देंगे एक्स सी बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखिएगा ओवरऑल तो हुआ क्या है कि निगेटिव पार्ट, जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट वो क्या हुआ है, वो मेरा कमज़ोर हुआ है, ठीक है, ये वीक हो गया है, कमज़ोर, ठीक है। अच्छा, और जो मेरा पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, वो क्या हुआ है, वो स्ट्रांग हुआ है। तो क्या समझ में आता है मैथमेटिक्स में, पॉजिटिव आपका जो है बढ़ रहा है, निगेटिव घट रहा है, तो जेड आपका क्या डेफिनेटली बढ़ेगा, यानी ये जो पॉजिटिव फैक्टर है इसका मान बढ़ गया, तो आपका जेड क्या हो रहा है, जेड आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता तो क्या होता, डबल हो गया तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर सिंपली सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ने की बात होगी तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको भी देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, जेड का वैल्यू ये होता है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, किसका किसके बीच का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच का। याद रखिएगा कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो आप ये देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस में एक्सएल क्या है, प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, और जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्ससी, वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो यानी ये कि जब आपका एक्स सी ग्रेटर होगा एक्स एल से, ठीक है, तो क्या करेगा, तो आपका जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इम्पीडेंस घटेगा, ठीक है। और एक टाइम पर आकर के ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है, यानी मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये सब समझ के रखिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब उस पॉइंट के बाद फिर क्या होगा, आपका एक्सएल का वैल्यू क्या होने लगेगा, एक्ससी से बड़ा होने लगेगा, ठीक है। जब ये होने लगेगा तो अब आपका फिर से क्या होगा, फिर से आपका इम्पीडेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो कैपेसिटिव कह सकते हैं कि जब हम लोग का, जब कैपेसिटिव हमारा ग्रेटर होगा तो घटेगा, और जब इंडक्टिव बड़ा होगा तो वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो आप क्या लिखेंगे, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज करता है तो क्या होगा, देन जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या, यानी जेड, ठीक है, इम्पीडेंस जेड, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीजेज
पहले क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड देन इंक्रीजेज, और फिर क्या करेगा, फिर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, एज शोन इन ग्राफ, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सिंपली फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का कॉन्सेप्ट है। और डबल वाला जो था वो आपको समझा दिए कि उस केस में चूंकि डबल हो रहा है, डबल का मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गया तब तो इधर आ गया, तो इधर वाले केस में तो ये बढ़ ही रहा है, तो ग्राफ से भी वहाँ पे आप डायरेक्ट इंक्रीजिंग वाला ही आंसर देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है, एंड वी लव न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हम लोगों को अच्छा लगता है बनाने में, तो टाइम भी कम लगता है इसमें, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी होता है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। देखिए एक न्यूमेरिकल आपका ऑप्टिक्स से श्योर आता है ना, तो इसको आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, थोड़ा मेहनत कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इफ़ द नियर पॉइंट इज ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द आई एंड लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, कैलकुलेट। देखिए ये जो कन्वर्जिंग लेंस वाला सिस्टम है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी कि आप देखेंगे, ठीक है, इसमें जो भी हमारा रे डायग्राम बनेगा वो देखिए वो इस तरह का बनेगा। अगर हम लोग इसको कोई लेंस ले लें, ठीक है, दिस इज आवर लेंस, तो इसके सामने अगर कोई आप रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीफाइंग इमेज है वो आपका इसी तरह बनेगा, ठीक है, इसी तरफ से आपका बनेगा मैग्नीफाइंग इमेज, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि जो सिचुएशन है हम लोगों का वो ये है कि एफ आपको दे रखा है कितना है 6.25, और ये पॉजिटिव होगा चूँकि हमारा क्या है कन्वर्जिंग लेंस है। यू जो है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा वो मेरे को फाइंड करना है, चूँकि हमको जो इमेज है, चूँकि इमेज क्या होता है वो नियर डिस्टेंस में बनता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कह लीजिए कि भी आपका दिया हुआ है, और चूँकि भी देखिए सामने की तरफ बन रहा है तो ये आपका -25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको u फाइंड आउट करना है, तो u हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो 1/-25 - 1/u = 1/6.25, ठीक है। अब यहाँ से आप u निकाल सकते हैं आसानी से। सो 1/u इज़ व्हाट, इट इज़ -1/25 और -6.25 है। इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 100/625, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब देखिए इसको आप -1/25 ही रहने दीजिएगा, इसको आप 5 से कट कर दें, 25 से कट कर दें, ठीक है। तो 25 भी हो जाएगा आपका 4 जा, नीचे 25 आपका 625 होता है, ठीक है। अब एलसीएम लेकर के दोनों का एलसीएम सेम है, ऐड करेंगे तो -5 आपका आ जाता है कितना, -5/25 आ जाता है, ठीक है। ओके, इसको कट कीजिएगा तो -1/5 आ जाएगा। तो u का मान इतना आ रहा है, देयरफॉर u क्या है हमारा, u हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बोला था फ्रॉम लेंस, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो है आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, तो वो हम लोगों का होता है m = 1 + d/f, यही फार्मूला है, ठीक है। तो d देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, तो सिंपली आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे में। देयरफॉर m का वैल्यू हो जाएगा 1 + 25/6.25, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + क्या 2500/625, ठीक है। अब आप इसको कट कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि 4 टाइम्स में कट हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 + 4 यानी कितना आ जा रहा है आपका 5 आ जा रहा है, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया मैग्नीफाइंग पावर m, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है, बोलता है राइट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस E एंड दी प्रिज्म कैपिटल A। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए ये फिर रिपीट हो रहा है, हाँ, मैंने इसको पूरे ऑप्टिक्स में आपको, ऑप्टिक्स वाला जो हमारा था उसमें मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था, ठीक है। बट चलिए कोई नहीं, आप भी मैं आपको फिर समझा देता हूँ इसको। होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा प्रिज्म है, ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लाइट मेरा ये इंसिडेंट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवल किया और फिर ये इमर्ज कर गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इमरजेंस सपोज करते हैं E है, ठीक है, फिर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरा
ठीक है, ये ऐसे मिला दीजिएगा। हाँ, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई है, ये है मेरा नॉर्मल इस सरफेस पे और ये है मेरा नॉर्मल इस सरफेस पे, ठीक है। तो अब फाइनली जो कि आपका रे ऐसे निकल गया ना, तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, वो देखिए, इसको पीछे तरफ की तरफ मिलाइए और इसको इधर मिलाइए, किस वे में आप जा रहे थे, ठीक है। और फाइनली आप किधर निकले हो, तो ये जो बीच का गैप है, किधर आप जा रहे थे स्टार्टिंग में और फाइनली आप किधर निकले हैं, तो ये जो गैप है यही मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज डेल्टा, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जानते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इंटरनली हम लोग ये जानते हैं कि जो मेरा एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं R1 यहाँ वाला, और यहाँ वाला क्या लेते हैं, यहाँ वाला हम लोग लेते हैं R2 ये वाला, ठीक है, R2, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो है पूरा 90 डिग्री होता है आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे जो डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट आपका ऐसे गया था, ठीक है, ये एंगल ऑफ फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं, कुछ जो रिलेशन है कि जो अगर ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ठीक है, ऐसे फिगर बनाइएगा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया। तो जो फर्स्ट रिलेशन है वो ये है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, ठीक है, ओके। चूँकि हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग ये पूरा जो है ले लें, तो ये एंगल, ठीक है, ओके, और ये जो यहाँ पे जो एंगल है आपका, ये एंगल क्या होता है, 180 माइनस ए होता है, ठीक है। तो 180 माइनस ए ये है, और ये पूरा ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये भी आपका ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल ऐसे निकालेंगे तो R1 प्लस R2 180 माइनस R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो डेल्टा है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरा I माइनस R1, ठीक है, ठीक है। डेल्टा किसका एक्सटर्नल एंगल, जिसका एक्सटर्नल एंगल है तो वो सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो वो हो जाएगा I माइनस R1 ये एंगल, और ये एंगल हो जाएगा आपका प्लस E माइनस R2, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि ये जो एंगल है ना, ये आपका होगा कितना, ये होगा आपका 180 माइनस ए होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा फ्रेश देखेंगे इसको, तो फ्रेशली देखिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये आपका ऐसा है, यही है, ठीक है। तो ये आपका 180 माइनस ए होता है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल ये R1 है, ठीक है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला रिफ्रैक्शन वाला, और ये है आपका R2, ठीक है, ये दोनों एंगल। तो ये 180 माइनस ए है, तो इस ट्रायंगल को आप जब नोटिस करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 180 माइनस ए, ठीक है, प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा इस ब्लैक ट्रायंगल से जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा डेफिनेटली मैथमेटिकली। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स में कमजोर है तो फिजिक्स का याद कर लीजिए, ठीक है। और डेल्टा जो है, डेल्टा होगा एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो ये एंगल जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल I माइनस R1, ठीक है, और ये एंगल आ जाएगा आपका E माइनस R2। तो ये डेल्टा इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। अब देखिए, डेल्टा इक्वल टू क्या है, I प्लस E, ऐसे कर सकते हैं, माइनस R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस कैपिटल A यूजिंग 1। अगर 1 का यूज़ करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये A है, R1 प्लस R2। यहाँ से आपका डेल्टा प्लस A आ जाता है क्या, 1 प्लस I, ठीक है। तो जो पहला था रिलेशन एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म में, ठीक है, तो एक रिलेशन तो हम लोगों का ये आ जाएगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, I है प्लस E है ना, I प्लस E, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपसे रिलेशन पूछा है बी नंबर में आपसे पूछा है कि ठीक है, कहाँ है बी नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है बी नंबर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड E फॉर अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन, ठीक है। देखिए, अब मिनिमम डेविएशन कब होता है, तो मिनिमम डेविएशन होने के लिए जरूरी है कि ये I और E क्या हो, बराबर हो, ठीक है। फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होना चाहिए, ठीक है। ये दो रिजल्ट है, काफ़ी छोटा छोटा रिजल्ट है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में
आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर है, यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, देखिए आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या होता है, तो इसको ऐसे बनाइएगा सॉल्यूशन आपका। ठीक है, क्या होता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है कि जो एनर्जी है, ठीक है, एच न्यू, वो क्या होता है वो मेरा वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है। अच्छा, यहाँ से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, तो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे एच वी नॉट। ठीक है, ई वी नॉट होता है ना, ई इंटू वी नॉट। ठीक है, जहाँ ई क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वी नॉट क्या है, वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे लिख दीजिएगा, एच जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फाई नॉट बाई न्यू प्लस ई वी नॉट बाई न्यू। ऐसा न्यू फ्रीक्वेंसी है और वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा वेयर, जहाँ पे मेरा क्या है, वी नॉट जो है वो क्या है, वो आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और जो आपका न्यू है वो क्या है, वो आपका है फ्रीक्वेंसी है, इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए, दोनों भी जैसा लिखा रहता है बुक में, देख करके वैसा ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक न्यू होता है, एक भी होता है वी नॉट। ठीक है, चलिए फिर बोलता है कि वर्क फंक्शन निकालिए। ठीक है, ऑफ द गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, तो अब वर्क फंक्शन अगर निकालना है तो वो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन को। ठीक है, तो 2 नंबर को यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, वर्क फंक्शन जो फाई नॉट है वो क्या हो जाएगा, यही 1 को यूज़ कर लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच न्यू माइनस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग 1 को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका है एच न्यू और ये क्या होता है, ये होता है ई वी नॉट। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, यही तो करना है, बस एक ही काम करना था। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमको अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पे 11 नंबर क्वेश्चन है। आपको बोलता है कि ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है अलोंग वाई एक्सिस, ये पूरा वैल्यू है। ठीक है, ऑब्टेन करना है वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा है आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अच्छा है, बट ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी हम लोगों का फ़ौरन जो है बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, आइए देखते हैं। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ से। ठीक है, ए नंबर, पहले ये देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है। ठीक है, कंपेयर कीजिएगा ऐसे ना, कंपेयरिंग विथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका ऐसे ई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो ई नॉट का वैल्यू कितना पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो ई नॉट का जो वैल्यू है वो है आपका 30 ही दिया है ना, 30। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वोल्ट मीटर में दिया हुआ है, तो चलिए ठीक है, तो ई नॉट का जो मेरा वैल्यू है वो है 30। चलिए अच्छा, ओमेगा के जगह पे क्या है, ओमेगा के प्लेस पे है आप देखेंगे 2 × 10⁻11। के जगह पे कितना है, के जगह पे आप देखिएगा तो है 300 पाई। ठीक है, ओके, 300 प्लस माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अभी डायरेक्शन की बात नहीं करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो ई नॉट है ना, क्योंकि आप देखिए ये सारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका यूनिट भी इसी तरीके से लीजिएगा, जिससे इसका हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है आपका। अच्छा, और ये आपका के आपका कांस्टेंट है, 300 पाई हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ए नंबर ऐसे बनाइएगा, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जैसे के जो होता है मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है के का, ठीक है, तो के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, के इसी फॉर्म का होता है। ये आपको दे रखा है 300 पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2/300।
यानी 1/150 मीटर हो गया ये आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे तो B0, ठीक है, इस फॉर्म का होगा sin ओमेगा t माइनस kx। चलिए, तो अब आप देखिए कि हमको B0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो B0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारा देखिए क्या होता है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो दोनों में जो फ़र्क होता है E इक्वल टू CB, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E0 इक्वल टू CB0 हो जाएगा, तो B0 का वैल्यू निकालेंगे कैसे हम लोग, E0/C करके, ठीक है। अच्छा, E0 का वैल्यू देखिए 30 दिया हुआ था और C होता है 3 × 10⁸, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो 10 आ जाएगा ऊपर में, और 8 तो 10 का पावर -7 आ जाएगा, ठीक है, टेस्ला, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पे B का वैल्यू ऐसे रख दीजिएगा 10⁻⁷, ठीक है, साइन ओमेगा, तो ओमेगा तो फिर वही है 2 × 10⁻, कितना है आपका 11 है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी 2 × 10⁻11 t माइनस k कितना था, k था हमारा 300 पाई और साथ में x, से ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस लिखना है, ये टेस्ला में आ गया, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑक्सीलेटिंग का फॉर्म होता है उसी में आपको मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है और सिर्फ B0 का वैल्यू निकाल के डाल देना है। तो कितना इजी क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए फिर ये बहुत जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर क्या बोलता है कि शो दैट NAND गेट इज एन यूनिवर्सल गेट। मतलब NAND गेट यूनिवर्सल है, क्या मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमको अगर कोई गेट ना मिले, सिर्फ NAND मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर बहुत इजी बनेगा, कैसे बनेगा दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस वी कैन यूज, ठीक है, 1 और मोर NAND गेट्स, मोर NAND को ऐसे लिखिएगा, ठीक है, चूँकि शॉर्ट फॉर्म होता है ये, तो मोर NAND गेट्स, ठीक है, एज और एंड नॉट नॉर गेट्स, ठीक है। ये जो गेट है ना, और एंड नॉट नॉर, ये सब आप इस सब के तौर पे आप यूज कर सकते हैं NAND गेट को, ठीक है, एक गेट या कुछ गेट को मिला करके, ठीक है। सो वी कैन यूज 1 और मोर NAND गेट्स एज सच गेट्स, ठीक है। देयरफॉर NAND गेट इज यूनिवर्सल, यानी अगर हमको सिर्फ ये मिल जाए तो हमको इससे सब बन जाएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए NAND होता है क्या आपको पता है, NAND बनता है मेरा किससे बनता है, एंड प्लस नॉट से बनता है, ठीक है, ओके, NAND गेट बनता है, ओके। तो NAND गेट का जो सिंबल है तो आप जानते हैं कि NAND गेट जो है वो किस तरीके का दिखता है, ठीक है। एंड में हम लोग क्या करते हैं, नॉट को मिला देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये सिंबल होता है इस तरह का ना, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड, देखिएगा दिस इज आवर एंड, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने मिला दिया नॉट को, तो ये हो गया हमारा NAND, ठीक है। अब इसमें 2 आउटपुट है, तो लेकिन यहाँ पे A है, ये आपका B है, ठीक है। चलिए, और ये आपका C है मान लेते हैं आउटपुट, ठीक है। इनपुट AB हो गया, C आउटपुट हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, कि नॉट गेट को कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। नॉट गेट कैसे बनेगा, कहाँ से, फ्रॉम NAND गेट, यानी NAND गेट अगर आपके पास में है तो आप नॉट गेट कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे बना देना है डायग्राम। क्या करना ना, इनपुट आप एक ही ले लीजिएगा, यानी दोनों सेम कर दीजिएगा। सेम इनपुट का मतलब क्या है, जब दोनों A और B सेम हो जाएगा तो हम लोग फिर इसको इस तरीके से दिखलाएंगे, ठीक है। जैसे इनपुट सेम ले लिया है और इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है किसमें, NAND में, ठीक है। ये हमारा हो गया NAND गेट, दिस इज द आवर NAND गेट, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब आप देखिएगा कि अगर आपका ये A था, अगर आपका ये A है ना, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा C = मिलेगा A बार। तो यानी क्या हो गया, ये आपका नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट गेट का ऑपरेशन है, क्लियर है। तो नॉट गेट
नैंड गेट का हम लोगों ने यूज़ किया, ये नैंड गेट है, बस हम लोगों ने इनपुट सेम कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या मिलने लगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इनपुट सेम करते ही ये क्या हो गया आपका नॉट गेट में बदल गया, ठीक है, पहला चीज़। चलिए इसी तरीके से कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग ना 2 नैंड गेट का यूज़ करेंगे, 2 पीस का, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एंड गेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड गेट फ्रॉम कह सकते हैं 2 नैंड गेट्स। कैसे, देखिए ए और बी 2 अलग अलग इनपुट के साथ में ये एक नैंड गेट है, पहला नैंड गेट, ठीक है। अब यहाँ से जो हमको आउटपुट मिलेगा तो डेफिनेटली चूंकि हम लोगों का क्या है, ये नैंड है यानी नॉट में मिलेगा, ठीक है। तो 2 अलग अलग लेंगे तो क्या करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट है उसका हमको नॉट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नैंड ये होता क्या है, नैंड होता ही है आपका नॉट प्लस एंड, यानी एंड का आपको नॉट मिलता है, तो एंड का नॉट मिल गया यानी एंड का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब इस सिंगल सी को हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक है, सेम इनपुट करेंगे तो हमको अब आउटपुट क्या मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा एंड गेट जो है अप्लाई किया है, बस सेम इनपुट के साथ में। तो याद रखिएगा ये डिफरेंट इनपुट के साथ में था शुरू में, डिफरेंट इनपुट, ठीक है, डिफरेंट इनपुट लिए थे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे सेम इनपुट कर देंगे, सेम इनपुट क्या, सी, ठीक है। तो हमको अब जो आउटपुट मिलेगा फिर से, तो उसी का फिर से हमको नॉट मिलेगा, ठीक है। तो नॉट मिल गया, ओके। तो जब हम ए इंटू बी का बार का नॉट करेंगे यानी फिर से बार लगाएंगे तो बार हट जाता है, तो यानी हमको क्या मिल गया, ए इंटू बी यानी एंड गेट मिल गया, ठीक है। तो 2 नैंड गेट को इस तरीके से आप सीरीज में जोड़िएगा तो आपको एंड गेट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए और गेट, और गेट पाने के लिए आपको 3 नैंड गेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 3 नैंड गेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए सेम इनपुट ए और डिस्टिंक्ट सेम इनपुट बी के साथ हम 2 अलग अलग नैंड गेट ले रहे हैं, एक यहाँ पे लिए एक यहाँ पे लिए, ठीक है। दोनों को इस तरीके से पैरेलल में रखे तो जाहिर सी बात है जब हमको आउटपुट मिलेगा तो क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का नॉट गेट है, ठीक है। बी का अगर सेम इनपुट है तो बी बार मिलेगा। अब यहाँ पे ए और बी बार इन दोनों को हम अगर डालेंगे तो फिर से ये नैंड है, तो फिर जो हमको अगर इसको आप सी बोलते हैं, सी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तो हमको अब सी का बार मिलेगा यानी इसके ऊपर फिर से बार लग गया तो यानी तो बार हट जाएगा, तो सिंपली आपका क्या मिल जा रहा है, ये नॉट गेट मिल जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 3 गेट यूज़ करेंगे नैंड गेट तो आपको और गेट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 4 नैंड गेट को यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको नॉर गेट मिलता है। नॉर क्या होता है, नॉर होता है यानी आपका नॉट प्लस और, ठीक है, यानी और का नॉट है ना, और का नॉट मिलेगा। तो आप देखिए और तो हमको मिल चुका था यहाँ पे, यानी यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं, हमको और मिल चुका है, सी इक्वल टू सी बार इक्वल टू इतना, ठीक है, ये आपको मिल चुका है। ये तो सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अलग अलग लेके चलिएगा ए और बी, ठीक है, और सेम इनपुट यहाँ पे भी सेम इनपुट, तो हमको यहाँ पे मिलेगा ए बार, यहाँ पे हमको मिलेगा बी बार, फिर इसका जब हम लोग डालेंगे नॉट में तो इसका फिर से बार लगेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बार हट जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जब, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है ना, ठीक है, क्या था, ये तो हम लोगों का जैसे ए बार मिला बी बार मिला, तो यहाँ पे इनटू थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, इसलिए कि बार लगने से क्या होता है, आपका जो बीच का प्रॉपर्टी है वो भी चेंज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू होगा, यहाँ पे ये वाला इनटू करेंगे, ये वाला इनटू करेंगे तब सही हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये आपका क्या है, नैंड है, नैंड यूज़ कर रहे हैं। नैंड में होता क्या है, नैंड में होता है आपका एंड होता है और एंड का आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट, एंड प्लस और बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको एंड में मिलेगा, ए बार और बी बार का जो प्रोडक्ट है वो हमको यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट में हमको क्या है, एंड में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा अब जब हम लोग इसका सी बार करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग सी बार करेंगे तो एंड का लगाएंगे ना, क्योंकि ए और बी दोनों एंड में है, ठीक है। तो एंड का जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बार हट जाएगा, बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये सही है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है आपका, हम लोगों को दोनों का एंड में मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार मिलेगा, ठीक है, एंड में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वही चीज़ मिल रहा है। चलिए यहाँ पे हमको आ गया है ए बार इंटू बी बार, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक तो हमारा ऊपर में भी आया हुआ था, फिर से इसका नॉट लगाएंगे, तो नॉट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार, ठीक है, का बार। तो ये आपको अच्छा एक मिनट, ऊपर जो मिला था ए प्लस बी वो तो हमको यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि ऊपर का जो पूरा डायग्राम है वो यहाँ तक सेम है,
तो ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये कि ऊपर में हमको यहाँ पे a प्लस बी मिल चुका है ना, ये हमको क्या मिला है, हमको मिला है ये a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी मिल चुका है। तो इसका अब कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस आ जाएगा, यानी एंड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट में भी रख सकते हैं इसको। तो ये देखिए आपको क्या हो गया, नॉर गेट में बदल गया। तो इस तरीके से आपको लिख करके दिखा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोलता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में एंगुलर विड्थ सेंट्रल ब्राइट का, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम का चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एंगुलर विड्थ कैसे चेंज होगा, हाउ इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम चेंज, माने किस तरीके से ये चेंज होगा, कब, जब स्लिट विड्थ बढ़ा दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन आपका इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। ये तो अलग चीज़ है। चलिए तो देखते हैं, पूरा देख लीजिए इसमें क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, आप ऐसे बनाइएगा कि जो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है वो क्या है, एंगुलर विड्थ, ठीक है, ओके, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आपको पता है 2 थीटा होता है, आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा हुआ है, इक्वल टू होता है 2 लैम्डा बाई डी, यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हमारा जो एंगुलर जो हमारा विड्थ है, ये एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2 थीटा मेरा प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, और दूसरा ये होता है कि 2 थीटा मेरा प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल डी का, ठीक है। अच्छा कैपिटल डी का यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं है ना। और जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है वो आपका कैपिटल डी होता है। तो देखिए नाउ, अब देखिए नंबर 1 आपको क्या बोलता है, स्लिट विड्थ को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इफ स्लिट का जो विड्थ है, ठीक है, इफ स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड, अगर इसको हम लोग घटाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्लिट विड्थ क्या होता है, स्मॉल डी को बोलते हैं। तो स्मॉल डी आप घटा रहे हैं, दैट इज डी डिक्रीज्ड, ठीक है। तो डी अगर डिक्रीज्ड करता है तो क्या होगा बोलो, तो डेफिनेटली मेरा जो 2 थीटा है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 2 थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, ठीक है। यानी क्या, यानी जो आपका एंगुलर विड्थ है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नंबर 2 बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, दैट इज क्या, दैट इज कैपिटल डी। अगर ये हम इंक्रीज करते हैं, इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इज इंक्रीज्ड, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है कैपिटल डी, आप देख रहे हैं ना ऊपर में तो कहीं पे कैपिटल डी नहीं है, तो कैपिटल डी पे तो कोई फर्क, कैपिटल डी पर तो थीटा का फर्क ही नहीं पड़ता है, कैपिटल डी पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 थीटा डज नॉट अफेक्टेड, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे यही 2 चीज़ पूछा है, लेकिन अगर आपसे तीसरा चीज़ पूछता कि भाई वेवलेंथ पे क्या होगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, तो देखिए अगर वेवलेंथ को आप बढ़ाइएगा, ठीक है, अगर लेमडा को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो 2 थीटा भी इंक्रीज करेगा, ऐसे भी याद कर लीजिएगा। हाँ पूछा नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, अगर लेमडा को आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी जो पूछा था 1 और 2 वो हम यहाँ पे 1 और 2 लिख दिए हैं, आपको एग्जाम में यही लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको फिर बोल रहा है, क्या बोलता है कि व्हाट इज डी ब्रोगली वेव्स, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। कितना आसान क्वेश्चन देखिए पूछा है डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली की तो जो है बहुत सिंपल इसका ये होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली वेव क्या होता है, ठीक है, फिर इसका हम लोग ये भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं डी ब्रोगली वेव को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है डी ब्रोगली, चूँकि डी ब्रोगली ने क्या किया, प्लैंक्स को ठीक है आइंस्टीन के साथ में मिला दिया था ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन, जब कोई पार्टिकल मेरा मोशन में होता है, ठीक है, ए वेव इज एसोसिएटेड विथ इट। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल कैरेक्टर का बात हो रहा है कि पार्टिकल मोशन में है, और यहाँ पे बात हो रहा है कि उसके साथ एक वेव भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, यानी कि जो मूविंग पार्टिकल है उसमें दोनों कैरेक्टर होता है, बोथ वेव कैरेक्टर एज वेल एज
पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक है। तो यही डी ब्रोगली का कहना था, यानी क्या, दैट इज फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, जो उसमें एनर्जी है वो क्या होगा, वो mc² होगा और साथ साथ h न्यू बाई लेमडा भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो हम यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यानी mc² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, mc² इक्वल टू hc बाई लेमडा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, वो c बाई लेमडा होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ से आपका c एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो लेमडा है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है h बाई mc, और mc क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी h बाई क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट और, ठीक है, और जो पार्टिकल का मोमेंटम है, ठीक है, उसके रेशियो के बराबर होता है। तो आपको जो सेकंड वाला बोल रहा था कि मास और वेलोसिटी से एसोसिएटेड डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालिए, तो वेवलेंथ इसका यही हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखिए, अब हम लोग सेक्शन सी करते हैं, ठीक है। सेक्शन बी तो आपका कंप्लीट हो गया, तो सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें आपको बोलता है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको अप्लाई किया जाता है प्योर कंडक्टर पे, ठीक है, यानी जो प्योर हमारा जो है इंडक्टिव ये है सर्किट है, ठीक है, उसमें एक एसी वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो करता है उसका आपको निकालना है, ठीक है, एक्सप्रेशन, और फिर ये दिखाना है कि मैथमेटिकली जो करंट है वो लैग्स करता है बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एंगल π/2, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपेसिटर वाला में क्या करता है, लीड करता है, और इसमें इंडक्टर वाला में लैग करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर वाला भी हम लोग किए थे सेट 3 में, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज को कनेक्ट किया गया है 220 ओम 2 मिली हेनरी इंडक्टर के साथ, यानी इसमें दो है ना, एक आपका आर दिया हुआ है 20 ओम है, ठीक है, ये आर हो गया, फिर आपका एल दिया हुआ है, क्या है, 2 मिली हेनरी, ठीक है, और हमको वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको दे रखा है, कितना है, वो है आपका 50 हर्ट्ज, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, पहले आइए हम लोग इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है, करंट का। तो देखिए यहाँ पे फिगर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, एक इंडक्टर है जिसका के सेल्फ इंडक्टेंस एल है, को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज साथ में जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ थ्योरी है, जो थ्योरी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो है नेग्लिजिबल ओमिक रेजिस्टेंस होगा इसमें, मतलब को ओम नहीं होगा लगभग, एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस पेरियोडिकली, पता है आपको, ड्यू टू विच देयर इज ए कंटिन्यूअल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल। देखिए अभी चूंकि ये कोयल है और ये मेरा अल्टरनेटिंग सप्लाई है, यानी ये पॉजिटिव निगेटिव में बराबर करंट चेंज होता, ये वोल्टेज चेंज होता रहेगा आपका, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से क्या होगा, चूंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, फैराडेज लॉ से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन द कोयल which opposes the applied voltage, ठीक है। As a result the current in the circuit is reduced, that is inductance acts like a resistance in the circuit, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हाँ, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, हाँ, इसी से हमको कंपेयर करना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर इंस्टेंटेनियस करंट आपका I है, इफ I इज इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट and di by dt the rate of change of current in the circuit at the instant, then instantaneous EMF ये क्या होगा, तो ये होगा आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, हो जाता है हमारा माइनस, ठीक है, चूंकि फ्लक्स में जो चेंज है तो उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ जाएगा माइनस क्या होता है फॉर्मूला L इंटू di/dt, ठीक है, अगर आपका इंडक्टेंस L है तो, ठीक है ना। यहीं पे जगह है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, हालांकि इसमें बना हुआ है लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ अगर लगाएंगे, ठीक है, तो बाय किरचॉफ्स लूप लॉ हम लोग क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल है मेरा, ठीक है, वो और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका सम 0 हो जाएगा इन द क्लोज सर्किट, तो V इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा माइनस E, ठीक है। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये E लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस L di/dt, ठीक है, ये मेरा आ गया।
अब देखिए मेरे को चूंकि क्या करना है, आई का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी बाई एल, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए भी जो में है मेरे को वो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग आई निकालेंगे तो चूँकि डेरिवेटिव के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग आई निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे डी आई लिख दीजिए, यहाँ पे भी का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल और डी टी, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग, क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी गेट क्या पाएंगे, देखिए डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, इधर आपका वी नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा और अंदर में आ जाएगा साइन ओमेगा टी और डी टी, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से जो आई का मेरा वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, तो यहाँ से मेरा आई का वैल्यू आ जा रहा है, देखिएगा वी नॉट बाई, ठीक है, एल ओमेगा, ऐसे लिखेंगे ओमेगा एल करके, ठीक है। और अंदर में जो कॉस ओमेगा टी आया, चूँकि हमको इससे कंपेयर करना है तो हम इसको देखिए ऐसे लिख देंगे, हाँ, साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि हम लोगों को पता है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो है ये आपका होता है कॉस थीटा, ठीक है। और अगर हम उल्टा कर दें, यानी साइन थीटा माइनस ले लें 90, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका आई का वैल्यू ये आ जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग जैसे कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे आप आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो जो फॉर्म 1 था अल्टरनेटिंग का, ठीक है, वही मेरा फॉर्म 2 आ गया है अल्टरनेटिंग का, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी डेफिनेटली जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, यानी पीछे चल रहा है, किससे, पाई बाई 2 फेज से, ठीक है। यही कुछ आपको करना है, यहाँ पे इस सारा किया हुआ है बट मैं आपको फ्रेश करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, करंट आई, ठीक है, लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज AC वोल्टेज, ठीक है, बाई एन एंगल पाई बाई 2, ठीक है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि 90 डिग्री से पीछे चल रहा है, तो वो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए पूरा थ्योरी के साथ वही प्रूफ किया गया है, तो उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, जो रिजल्ट आता है वो मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब यहाँ पे इतना ही करना था। अब देखिए इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो ग्राफ से देखिएगा तो इधर देखिए मेरा ओमेगा टी है, ठीक है ना, इधर मेरा वोल्टेज है और क्या है, करंट है। तो अगर आप देखिएगा तो देखिए भी आपका देखिए इस तरीके से जो है अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, इस कर्व में, और जो आई हमको मिल रहा है वो देखिए पाई बाई 2 से पीछे, जब वो जो है पीक पे है, आप देखिएगा, ठीक है, जब वो 0 पे था तो इसका 0 देखिए क्या आ रहा है, पाई बाई 2 पे आ रहा है, पाई बाई 2 के गैप से आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये पाई बाई 2 से पीछे चल रहा है, ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस ग्राफ से भी आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, ग्राफ से दिखा दीजिएगा तो ये ग्राफ से भी आपका एक मजबूत हो जाएगा कि आपको ग्राफिकली भी ये क्लियर हो गया कि मेरा आई नॉट जो है वो भी नॉट से पीछे चल रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, तो वो पार्ट हम लोग आइए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहीं तक करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ को जो है पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन था इसका। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए एक आपको रेजिस्टेंस 20 ओम का, ठीक है, इंडक्टर आपका 2 मिली हेनरी का इस वोल्टेज पे लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इतना है और आपका भी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो हमको इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z=R² प्लस ओमेगा L², ठीक है, LR सर्किट में, ठीक है। चलिए अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो L देखिए, L क्या है, L 2 मिली हेनरी है, तो इसको आप ऐसे 10⁻³ कर दीजिएगा तो ये हेनरी में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 20 का स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है 2πf और इंटू L का स्क्वायर, ठीक है। चलिए
इसको देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, पाई हमारा कितना होता है, पाई होता है 3.14, ठीक है। एफ है मेरा 50 और एल, ठीक है, एल जो है हम लोगों का वो कितना है, वो है 2 × 10⁻³ है। ये पूरा का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये तो आपका 20 का स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 हो गया, ठीक है, 54 या 200, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग 3.14 को इससे गुना कर दें, इसे मान लीजिए मेरा क्या आ रहा है, 4 से गुना कर दीजिए 3.14 को 4 से, तो 4 4 जा 16, ठीक है, 5 और 4 3 जा 12 पॉइंट जो है 56 आता है ना। तो ये मेरा आ जा रहा है यहाँ पे देखिएगा तो, ठीक है, 54 जा 200, सो इट इज़ 12.56। अब 200 है, ठीक है, 200 का मतलब है कि 20 हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखिएगा 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 2 से ही नहीं करना था, इसलिए कि अगर देखेंगे तो 50 गुना 2, 100 गुना 200, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 6.28, ठीक है। तो ये हमारा होगा 6.28, ठीक है। तो 6.28 हमारा आ जा रहा है, और साथ में कितना है, साथ में है आपका ये 200 हो रहा है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या होगा, मेरा 0.62 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जब इसको आपको सोल्व कर लेना है तो चाहे तो आप इसको वैसे लिख दीजिए 400, ठीक है। अब ये स्क्वायर तो लगभग ये आपका जो है 0 हो जाएगा अप्रोक्स, इसलिए कि बहुत छोटा वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप 20 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसका जो इम्पीडेंस होगा वो आपका 20 ओम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 20 इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। तो ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ को आपको ये कर देना है, इग्नोर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। आपको बोलता है कि क्या कीजिए, एक्सप्रेशन निकालिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, ठीक है। यानी 2 लेंस है, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 और f2 है, तो कॉम्बिनेशन का क्या आएगा। यानी आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि 1/f = क्या होता है, 1/f1 + 1/f2 होता है, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, फिर बोलता है कि इक्वल लेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ इक्वल है लेकिन नेचर अलग अलग है, और उसको अगर आप कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी नेचर अलग अलग है, यानी एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर बोलता है हेंस राइट एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट पावर, तो इक्विवेलेंट पावर का भी एक्सप्रेशन निकालना है। तो 3 क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो पहला पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के लिए हमको फोकल लेंथ का निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, 2 लेंस है मेरा L1 और L2, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ f1 और f2 है, ठीक है, एक ही एक्सिस पर रखा हुआ है, क्लियर है। अगर आप O को देखें तो O पहला लेंस L1 के लिए O क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द फर्स्ट लेंस L1। द लेंस L1 डेविएट्स द रे टूवर्ड I डैश, ठीक है। तो देखिए ये हमारा I डैश है, I डैश, ठीक है। तो I डैश क्या है, ये हमारा इमेज है किसके लिए, L1 के लिए, ठीक है। तो हम पहले L1 के लिए काम करेंगे। तो L1 के लिए आप देख लीजिए, L1 के लिए आपका ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है O, और इमेज कौन है, इमेज है I डैश, ठीक है। तो अब देखिए फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस L1, जो हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो लेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो v के जगह पे हम लोग v1 डालेंगे, ठीक है, लेंस चूँकि वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और f के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, f1, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, अब अगर लेंस 2 के लिए आइएगा तो लेंस 2 के लिए आप देखिए कि ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा I डैश, ठीक है, और इमेज क्या बन जाएगा, इमेज मेरा बन जाएगा
फाइनली आई, ये जो फाइनल आपका आई है, ठीक है, ये फाइनल इमेज है। तब देखिए तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फाइनल डिस्टेंस है वो v है, ठीक है, v लेंगे, ये डिस्टेंस आपका v1 है, ठीक है, ये v1 लेंगे, ठीक है, ये आपका u है ना, सब साफ साफ में लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसके लिए u के प्लेस पे ऊपर में कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको ना यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं ना, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है, इस एरिया को। तो देखिए अभी आपका ज़्यादा क्लियर होगा, ये फिगर भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन, हाँ, तो ये जो है वन, देखिए हमारा लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। तो L1 के लिए v के जगह पे v1, u तो u ही है, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और f की जगह पे इसका फोकल लेंथ f1। L2 के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा v हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट v1 डिस्टेंस पे बना है, और f के लिए f2, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद मेरा ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए हमको चूंकि निकालना है इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, कि अगर हम लोग उन दोनों लेंस को रिप्लेस कर दें कोई एक थिन लेंस से जिसका फोकल लेंथ f हो, तो ये वही काम करेगा जो वो दोनों मिलके कर रहे हैं, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। तो अगर ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, देन हम क्या लिखेंगे, फॉर द सेम फार्मूला 3 वी गेट द रिलेशन 1/v - 1/u = 1/F, ठीक है, यही मिलेगा। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये जो ऊपर में इक्वेशन 3 आया था, इसको देखिए और इसको देखिए, तो आप देखेंगे कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी 1/f = क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2, ठीक है। और फर्दर इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, f1 × f2 और f1 + f2 आएगा, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग f को करेंगे उल्टा, चूँकि 1/f का वैल्यू था तो ये हमको मिल जाएगा, तो यही जो है आपका वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ठीक है, यही हमको निकालना था। तो आपका देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन वो यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा है, आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है आपसे कि अगर दोनों का नेचर अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल काट देते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से लिखिएगा आंसर नंबर 2 यहाँ से, ठीक है। क्या है, इफ़ द फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव, यानी अगर एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो और दूसरे का निगेटिव हो, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है, यानी कि दोनों अपोजिट नेचर का है, ठीक है। और अगर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, क्योंकि आपको बोला है कि क्या है, दोनों का फोकल लेंथ इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों का फोकल लेंथ इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, f1 मेरा +f हो जाएगा, ठीक है, और जो मेरा f2 है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा -f हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, जो ऊपर में फार्मूला आया था f1 f2/f1 + f2, उसमें जब वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, f × -f / f - f। तो ये आपका नीचे में 0 आ जा रहा है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, कुछ भी रहे ऊपर में /0 इन्फिनिटी होता है। तो इस केस में आपका फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ = इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए ट्रांसपेरेंट प्लेट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो तीसरा चीज़ पूछा था, तीसरा चीज़ हम लोगों से पूछा था वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कि एक्सप्रेशन फॉर पावर निकालिए, ठीक है। तो चूंकि क्या आया है, 1/f = आया है, हमारा क्या आया है, 1/f = आया है, ऐसे करेंगे, ठीक है। 1/f = क्या आया है हमारा, 1/f1 + 1/f2, ठीक है। इफ़ हम लोग ये ले लें कि P1, P2, ठीक है, आर पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट एंड P इज इक्विवेलेंट पावर, देन तो क्या होगा, तो ये जो ऊपर में जो रिलेशन हमको मिला है, हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं क्या कि
1/f को हम लोग p बोलते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 1/f1 को p1 बोलेंगे और 1/f2 को हम लोग p2 बोलेंगे, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2, यही आपका पावर का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना, आपको बस मैथमेटिकली इसको करते जाना है, तो इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आपको बोलता है कि प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, यानी हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर गया है, ठीक है, और ये मैंने आपको पुराने सेट्स में बताया हुआ है, सेट 1 में या सेट 2 में ये था क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने पुराना सेट किया है तो मैंने आपको उसमें बताया है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ करते हैं। याद रखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर जा करके देखिए। अगर सेट नहीं देखा है तो नोट बना लीजिए, ये सब याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप जा करके देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, ये मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बोलता है कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, इन फॉरवर्ड बेसिंग एंड रिवर्स बेसिंग, ठीक है। फिर बताना है कि वाई डज द रिवर्स करेंट सो ए सडन इंक्रीज एट द क्रिटिकल वोल्टेज। चलिए देखते हैं, फॉरवर्ड बेसिंग के लिए बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, रिवर्स बेसिंग के लिए बनाएंगे तो फिर 2 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन लास्ट में दिया है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए तो देखिए जो IV डायग्राम बनाना है ना, वो IV डायग्राम देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बेस्ड और रिवर्स बेस्ड दोनों के लिए बना हुआ है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप बढ़िया से देख करके और इसी के हिसाब से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बेस है आपका, ठीक है, तो फॉरवर्ड बेस में क्या हो रहा है, देखिएगा कि ये इधर आपका पोटेंशियल जो है डिवाइडर है, ठीक है, और ये हमारा जो है P टाइप है और ये हमारा N टाइप है, ठीक है ना, जंक्शन डायोड, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है पिक्चर को, इसी को आपको फॉरवर्ड बेस से बनाना है, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव से ऐड रहेगा और निगेटिव वाला निगेटिव से, यानी असल में जो पॉजिटिव पार्ट है वो मेरा हायर पोटेंशियल से रहता है और जो निगेटिव पार्ट है वो लोअर पोटेंशियल से रहता है, ठीक है। जबकि अगर आप रिवर्स बेस में देखेंगे इसको, तो देखिए रिवर्स बेस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए नीचे वाला आपका रिवर्स बेस में है, ठीक है ना, नीचे वाला, ओके। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो आपका रिवर्स बेस है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देखते होंगे ना कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, वो देखिए वो मेरा अब जो है डायरेक्ट इन से आकर के कनेक्ट हो गया है, और जो निगेटिव वाला टर्मिनल है ये मेरा P से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बेस में काम कर रहा है। और इसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस तरह से है, ऊपर वाले में नीचे वाले में जो डिफरेंस है वो आप डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका देखिए मिली एम्पियर है, यहाँ पे हमारा माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको दिखाना है। तो अगर आपको थ्योरी लिखना हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्योरी भी आप इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बेस का और रिवर्स बेस का, ठीक है। अगर आपको थ्योरी लिखना हो तो देखिए थ्योरी इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा है यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बेस है, ठीक है, और ये हमारा रिवर्स बेस। तो देखिए इसमें दिखा हुआ है द जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बेस्ड व्हेन द P सेक्शन, यानी जो पॉजिटिव सेक्शन है ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N सेक्शन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी प्लस वाला जो है आपका P प्लस से जुड़ा रहेगा और N आपका माइनस से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ये फॉरवर्ड वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिएगा तो इसमें उल्टा होता है, यानी P वाला आपका जो है माइनस से जुड़ा रहेगा और N वाला आपका प्लस से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये आप कुछ लिख देंगे, नीचे बना देंगे, ठीक है। डायग्राम बहुत डिटेल में बना हुआ है, कुछ शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सर सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पार्ट जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आपको बोल रहा था कि वाई डज द रिवर्स करंट शो ए सडन इंक्रीज एट द क्रिटिकल वोल्टेज। देखिए बहुत इसका सिंपल आंसर होगा, क्या होगा, व्हेन द रिवर्स voltage across the PN junction reached a critical voltage, the reverse current suddenly rises, ठीक है, to a large value. It is due to sudden increase in the number of minority charge carrier, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? देखिए अचानक से जब क्या होता है ना कि क्रिटिकल जो है वोल्टेज पर ये पहुंचता है, तो होता क्या है, ये इसलिए होता है
अचानक से इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है इसके तरफ रिवर्स वोल्टेज, चूँकि क्या होता है जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। और ऐसा होता है सेफ्टी के लिए, यानी जो रिजल्टिंग है इसका वो क्या है, रिजल्टिंग ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड, है ना। जो डायोड जिसके लिए लगा हुआ, चूँकि ये सेफ्टी डिवाइस है, तो डायोड आपका वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा करंट इसी की तरफ आ जाता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका जो सर्किट है वो बच जाता है, ठीक है। जो आपके डिवाइसेस हैं वो बच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो मेन इसका रीज़न देखिए यहाँ से है, इट इज़ ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चूँकि चार्ज कैरियर की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। अचानक से जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी जो ऐसा चार्ज कैरियर, ठीक है, जो उसमें कम है, ठीक है, वो चार्ज कैरियर जब अचानक से बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये आपका जो है जो रिवर्स करंट है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, और जो है अचानक से ये क्रिटिकल वोल्टेज को शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 19, वो क्या है, बोलता है आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है डायग्राम बनाइए और मैग्नीफाइंग पावर निकालिए जब इमेज मेरा नियर पॉइंट पे बनता हो, यानी वही जो नियर पॉइंट हमारा क्या है, डी है, यानी ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता हो। तो ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो रहा है, और रिपीट तो होना ही चाहिए इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, एग्जाम में आके रहेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने देखिए एक अलग वीडियो में ही बता दिया है ना, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उसको भी देखा होगा, चूँकि ये सेट 1 में भी था, तो ठीक है, वहाँ पे शायद छूट गया था, तो मैंने इसको अलग से बना दिया है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो लिंक पे जा करके इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और जो भी सेट्स हमारे गुजर गए हैं उन सारे सेट्स को तैयार कर लीजिए। तो सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है हमारा, बट आपको टोटल जो है 3 क्वेश्चन लास्ट में करना है आउट ऑफ 5, तो जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा वही क्वेश्चन कीजिएगा, सबको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए लास्ट सेट बचा हुआ है, तो लास्ट सेट के लिए तैयार रहिए, इन सब सारे सेट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। वो भी आपको जो है कल ही मिल जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। कोई भी आपको कमेंट, कोई भी दिक्कत हो या अच्छा लगे तो उसका भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।